अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काला धन किस सेक्टर में छुपा है तो शायद आपके जहन में आएगा स्मगलिंग, करप्शन या बैरून मुल्क अकाउंट्स। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर छुपी है। वही रियल एस्टेट सेक्टर जहां फाइल्स, प्लॉट्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, कमर्शियल प्लाजा, ये अरबों नहीं खरबों रुपए का सरमाया यहाँ घूम रहा है। लेकिन रियासत के रिकॉर्ड में इसकी असल कीमत कुछ और लिखी होती है। मिसाल के तौर पे आज कराची के फेज़ 8 में एक अच्छे कमर्शियल प्लॉट की सरकारी कीमत 6 करोड़ रुपए, मार्केट कीमत 40 से 50 करोड़ रुपए है। इसी तरह एक रेजिडेंशियल प्लॉट की सरकारी कीमत 4 से 5 करोड़, जबकि मार्केट प्राइस 30 से 40 करोड़ के दरमियान है, जो कि इसकी असली प्राइस है। कराची के सी फ्रंट पर एक मारूफ प्रोजेक्ट में एक बड़े अपार्टमेंट की सरकारी कीमत 10 करोड़, मार्केट प्राइस 30 करोड़ है। याद रहे कि मिसाल सिर्फ कराची के किसी एक इलाके की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर के कलीदी कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज़ की है। दरअसल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सिर्फ ज़मीन नहीं रही, ये काले धन की पार्किंग लॉट है। यहाँ लोग फैक्ट्री लगाने के बजाय प्लॉट खरीदते हैं, कारोबार बनाने के बजाय फाइल्स पकड़ते हैं, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की हर कोशिश को रोंद डालते हैं और कैश इकॉनमी को ताकतवर से ताकतवर बनाते रहते हैं। पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। मसला क्या है? असल मसला है कि पाकिस्तान में 3 टियर प्रॉपर्टी प्राइसिंग सिस्टम है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसने इकॉनमी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक तरफ डॉक्यूमेंटेड पाकिस्तान है तो दूसरी जानिब वो पाकिस्तान जो कागज़ों पर चल रहा है। पाकिस्तान में एक ही प्रॉपर्टी की 3 कीमतें होती हैं: डीसी रेट, एफबीआर रेट और मार्केट वैल्यू। पहली डीसी रेट यानी वो कीमत जो सूबाई हुकूमतें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री के लिए मुकर्रर करती हैं। ये सबसे पुरानी और आम तौर पर सबसे कम वैल्यूएशन होती है। दूसरी आती है एफबीआर रेट, जो वफाकी हुकूमत ने 2016 में इसलिए मुतारिफ करवाई थी ताकि मार्केट वैल्यू और सरकारी कीमत के दरमियान फ़र्क कम किया जा सके। इसी वैल्यूएशन पर कैपिटल गेन टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और दीगर वफाकी टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। और फिर आती है तीसरी और असल चीज़, मार्केट वैल्यू, यानी वो रकम जो हकीकत में बायर और सेलर के दरमियान तय होती है। और यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा ब्लैक होल शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर की असल मार्केट कीमत 10 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी एफबीआर वैल्यूएशन सिर्फ 3 करोड़ रुपए रखी गई है, तो बाकी 7 करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं? वो कैश में सेटल होते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहते हैं, वो टैक्स नेट से बाहर रहते हैं। यही अनडॉक्यूमेंटेड लिक्विडिटी पाकिस्तान की शैडो इकोनॉमी को जिंदा रखती है। यही बैकग्राउंड है कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर दहाइयों से ब्लैक मनी के लिए सेफ हेवन है। जो पैसा इंडस्ट्री में जाना चाहिए, रियल इकोनॉमी में जाना चाहिए, जो कैपिटल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में इस्तेमाल होना चाहिए, वो प्लॉट्स और फाइल की नज़र हो जाता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? इकॉनमी स्लो हो जाती है, इंडस्ट्री कमज़ोर हो जाती है, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाती हैं। आज पाकिस्तान में मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना ख्वाब बनता जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस डिमांड और सप्लाई से नहीं बढ़ रही, बल्कि अनडॉक्यूमेंटेड कैश उन्हें मुसलसल महंगा कर रहा है। साल इस नहज तक पहुंच चुकी है कि IMF भी पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर पर सवाल उठाता है। मई 2026 में IMF ने कहा कि पाकिस्तान में मशकूक प्रॉपर्टी लेन देन की रिपोर्टिंग तसल्ली बख्श नहीं। IMF पाकिस्तान पर जोर दे रहा है कि प्रॉपर्टी के असल मालिकान की मालूमात वाज़ेह की जाएँ, कैश के बड़े लेन देन को महदूद किया जाए और प्रॉपर्टी को सेक्टर को ज़्यादा अनडॉक्यूमेंट ना होने दिया जाए, बल्कि उसको डॉक्यूमेंटेड बनाया जाए। दूसरी जानिब FBR पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि वो कुछ करके दिखाए, मगर कैश का बाजार गर्म है। आज पाकिस्तान में 11.5 ट्रिलियन 11.5 खरब रुपए की करेंसी इन सर्कुलेशन है, जबकि पाकिस्तान में एक ही प्रॉपर्टी की 3 अलग कीमतें मौजूद रहेंगी। जब तक ऐसा रहेगा तब तक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी ख़त्म नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि खुद हुकूमत भी कभी कभी मार्केट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए वैल्यूएशंस कम कर देती है। हुकूमत भी आती है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को बढ़ाने के लिए नहीं, मगर अगर डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जान पकड़ रही हो तो उसको कमज़ोर करने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस कम कर देती है। हाल ही में इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में FBR वैल्यूएशंस में से 10 से 35% तक कमी की गई ताकि प्रॉपर्टी मार्केट गर्म हो सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा तज़ाद पैदा होता है। एक तरफ रियासत कहती है कि डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाओ और दूसरी जानिब वैल्यूएशंस कम करके मार्केट को गर्म करना चाहती है।
ऑन माई रेडार में आज मैं ये केस सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट नहीं रहा, ये हमारी इकानमी की स्ट्रक्चरल नासूर बन चुका है। जब तक प्रॉपर्टी की असल कीमत और सरकारी कीमत के दरमियान ये दीवार मौजूद है, तब तक टैक्स लीकेजेस भी जारी रहेंगे, काला धन भी गर्दिश करता रहेगा और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हमेशा की तरह कमज़ोर रहेगी। पाकिस्तान को सिर्फ नए टैक्स नहीं, एक ऑनेस्ट वैल्यूएशन सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ प्लॉटों से नहीं, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट से मजबूत होती है। तो बहुत अहम मौजू, इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, बिजनेस अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स के माहिर हैं, और ख़ास तौर पर मैंने दावत दी जनाब हसन बख्शी को भी, जो कि चेयरमैन है एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। है ना, बहुत क्रिटिकल इशू हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की, हमारी कैश इकोनॉमी की और रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि इसमें बराह रास्त गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट के पेट्रोनेज के बगैर ये काम चल नहीं सकता, क्योंकि प्राइसेस और ये रेट्स और ये स्लैब्स जो हैं, ये गवर्नमेंट, ये एफबीआर जो है, इसका तयन करती है। तो ये कितना बड़ा, अगर हम कह रहे हैं नासूर, तो ये क्या मुनासिब है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन कामरान साहब, ये एक इशू तो है और इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई, मगर फिर वो कोशिश कुछ कामयाब होती है, कुछ नहीं होती है। अगर 2022-23 को आप कहें, जब मुल्क क्राइसिस में था, तो वो 4-5 सेक्टर्स थे जिसको रिफॉर्म के लिए हुकूमत ने एनर्जी, टैक्स, स्टेट और एंटरप्राइज और एक प्रॉपर्टी का था, जिसके लिए हुकूमत ने टैक्सेस लगाए, बाइंग पे, सेलिंग पे, फिर 7E लगाया। तो हुकूमत ने इंटरफेरेंस तो की है, मगर वो जब की है कि जब क्राइसिस आया है, तो एक रेगुलर, जिसको हम कहते हैं ना, रेगुलेटर वो होता है कि वो हर वक्त एक्टिव रहे। तो वो जो एक्टिविटी है वो नज़र नहीं आती। और जिस तरह आपने इब्तिदाई में फरमाया कि जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अरसे से एडजस्ट नहीं हुई हैं, कहीं कम हुई हैं, कहीं ज़्यादा हुई हैं, मगर अभी जिस तेज़ी से इकॉनमी रिकवर हो रही है और प्रॉपर्टी प्राइस रिकवर हो रही है, मेरे ख़्याल में अशद ज़रूरत है कि इसमें एक होलिस्टिकली इसको स्टडी करके रिफॉर्म्स किया जाए, जिसमें सबसे अहम रिफॉर्म ये होगा कि जो वैल्यूएशन है उसको क्वार्टरली, 6 मंथली किया जाए, ना कि एज एंड व्हेन नीडेड। अब मकसद, असल बात यह है कि इसका सबसे बड़ा जो निशाना है, या इसका जो सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है, वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। और ये पूरा वो सेक्टर है जो पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की इकॉनमी की एक बहुत क्रिटिकल एक पिलर है, जिस पे वो खड़ी रहती है, और वो पूरा सेक्टर जिसमें इस लेवल की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, जो वो अनडॉक्यूमेंटेड हो, जिसमें इस लेवल की कैश की इंक्लूजन हो, जिसमें इस लेवल की, और ज़ाहिर है कि सिस्टम ने अलाउ किया है ये, आपके या आपके मेंबर्स खुद तो नहीं इसको जन्म दे सकते, ये तो इजाज़त जो है वो तो सिस्टम ने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ये स्लैब्स ऐसे रखेंगे जिसमें ये काम ही जो है वो पूरा, और फिर इसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ से जितनी इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर के अंदर जो है, वो आधी से ज़्यादा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, कम अज़ कम आधी से ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा 70%, 80% हो। तो कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल इस सेक्टर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान खान साहब। जो आपने बात की वो बिल्कुल हकीकत है, बट हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये क्यों हो रहा है? हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो 4% प्रॉपर्टी पे ट्रांसफ़र पे कॉस्ट आती है। पाकिस्तान में तकरीबन ये कॉस्ट 12 से 13% है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए ये है 30 से 32% ऑफ दी ट्रांजैक्शन, आई मीन कॉस्ट ऑफ दी ट्रांजैक्शन। तो मुझे बताइए, जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, किस तरह होगा काम? हमें अगर रैशनल सोचना है तो आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, टैक्सेस ऑन ट्रांसफ़र नीचे लेके आने हैं, और उसको 2% पे या 4% पे, जिस तरह दुनिया के रीजनली कम्पिटिटिव है, उसमें लेके आना है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी मेरी 40 साल पुरानी ख़रीदी हुई है। एफबीआर कानूनी मुझे अलाउ ही नहीं करता कि मैं हर साल उसकी नई वैल्यू एडजस्ट करके ख़ुद लिखते रहूं। तो अगर वो मेरे पास 1 लाख रुपए की आई है, तो 40 साल बाद भी मेरी किताब में वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, मैं एफबीआर से कई बार कह चुका हूँ कि मुझे अलाउ करें ना, मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, अगर वो 5 साल बाद हर साल मुझे अपनी रिवैल्यूएशन, तो मैं ऑटोमेटिक वहाँ आ जाऊँगा, वहाँ पर आ जाऊँगा और मुझे आने दें। पर वो आई डोंट नो उनके पीछे क्या मनती कि वो दे डू नॉट अलाउ। तीसरी चीज़ जो मैं बोलने चाहूँगा, देखें हमारे मुल्क में ये जो 40-50 साल की कमज़ोरी है ना, जिसको आपने पॉइंट आउट किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, इसकी वजह से लोगों के पास बुक्स में कैश नहीं है। ये कोई ड्रग्स का पैसा नहीं है,
ये कोई स्मगलिंग का पैसा नहीं है, ये मुमकिन है कहीं कुछ करप्शन का पैसा भी होगा, बट हावेवर ये जो मैंने आपको कहा कि एक आप शहीद मिलत पे मकान देख लें, आपके वालिद साहब ने लिया है वो लाख रुपए का, ये 50,000 रुपये का, आज वो हो गया 1 अरब रुपए का, तो वो कोई बैंक का पैसा तो नहीं ना, 50 साल की होल्डिंग है, उसको कोई स्पेस ही नहीं है कि वो सही डिक्लेयर कर दे। अच्छा, फिर जो खरीद, अब बुक्स नहीं बनाई हमने, लोगों की वेल्थ क्रिएशन को हमेशा दबाया, वेल्थ टैक्स लगा के दबाया कि नई वेल्थ डिक्लेयर करो। ये तो पिछले 2-4 साल में 5 साल में लोगों ने अपनी वेल्थ डिक्लेयर करना शुरू की। तो एक कानून लेके आए थे 236W के, आप इंसेंटिवाइज करें लोगों को कि जो FBR की वैल्यू या जो DC वैल्यू से ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं, आप 2% टैक्स दो और डिक्लेयर कर दो, ताकि लोग खुद डिक्लेयर करें ना पैसे। बहुत इम्पोर्टेंट जेन्युइन बात है ना सुहेल भाई, बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि गुंजाइश ही नहीं निज़ाम के अंदर कि आप रीवैल्यू कर सकें अपने आप। नहीं, देखिए मैंने ये कहा ना कि इसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि 2022-23 में एक परसेप्शन था कि इकॉनमी इसलिए डूब रही है कि पैसा प्रॉपर्टी में है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए और फिर सेविनी लगा दिया गया। तो मेरे ख्याल में इसको होलिस्टिकली देखना है। मैं कहता हूँ ये प्रॉब्लम कामरान भाई ये सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, ये हमारी पूरी इकॉनमी का है। अब मैंने बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया सब में देखा, कहीं भी इतनी करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है। इसका मुझे लगता है 2-3 और रीज़न भी हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से लोग प्रॉपर्टी इसलिए ख़रीदते हैं कि उसमें कैश छुप जाता है, ठीक है। और वो कैश वो चाहे तो बैंक में भी रख सकता है और बैंक उसको रिटर्न भी देता है, और पिछले 2 साल पहले 22% रिटर्न देता था। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी है ना कि अगर आपको CIC कम करनी है, करेंसी इन सर्कुलेशन, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, तो सरकार ने 22% जब इंटरेस्ट रेट किया तो भी वो 25% थी और आज ये 27% है। मेरे ख्याल में इसमें 3 जो ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत सीरियस हैं। एक है हमारा रिलीजियस फैक्टर। आज भी बड़े से बड़ा ताजर, अमीर तरीन ताजर, वो ये समझता है कि बैंक में पैसा रखना जायज़ नहीं है, हराम है। इस्लामिक बैंक्स बहुत पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो नहीं रखता है। दूसरा जो है, मैं बताऊं माज़रत के तहत, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। एक मुल्क जहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, 12% इंटरेस्ट रेट है, आज टी-बिल 12% है, 22% भी गया था, उसमें भी जो बड़े बड़े दुकानदार, बिजनेसमैन, वो कहते थे कि हाँ ये 50 करोड़ आ जाएंगे, घर की बात है, अगले महीने दे दीजिएगा। मतलब लोग पैसे जल्दी दे रहे हैं, तो वो कह रहा है आराम से आ जाएंगे। उसको ये नहीं पता कि उस 50 करोड़ की एक महीने की जो कॉस्ट है उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी और अभी भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में तीसरा एक रीज़न ये है कि हम एज अ कॉम हम कंजम्पशन ओरिएंटेड हैं। आपको पता है कामरान भाई, पाकिस्तान में सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है। मतलब अमेरिका जैसे अमीर मुल्क से ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं। मतलब ऑन अ पर कैपिटा बेसिस, यानी कंजम्पशन टू GDP अमेरिका से ज़्यादा है। और आपको पता है लाहौर में और पंजाब में क्या हाल है, सारे आपको बुटीक, सारे आपको महंगे गाड़ियाँ वहीं मिलेंगी। तो जब एक बंदा है जिसने ये तय कर लिया है कि मैं 10 लाख रुपए का ख़र्चा करूँगा खाने पीने पे और ट्रैवलिंग पे, तो वो फिर पैसा रखता ही नहीं ना बैंक में, या तो वो अपने पास कैश रखता है, हो जाता है। अगर उसने बैंक में रख भी लिया तो वो मेरा ये मसला नहीं, मेरा मसला ये है कि आप बैंक में ना रखें, आप अपने घर में रखें, आप अपने सर पे रखें, कहीं रखें, मगर मैं एज ए स्टेट उसको ये मौका तो नहीं दूं कि आप इसकी एक प्रॉपर्टी ले लें जाके और उसमें आपके पैसे सिमट जाएंगे। आप ले जाइए वहाँ पे 50 करोड़, आप 8 करोड़ अपने ऑफिशियल दिखा दें और वह आप 50 करोड़, आज आप जाइए, ये सब कुछ शहीद मिल्लत चले जाएं या कुछ चले जाएं। तो हसन साहब ये बताइएगा कि इसका फिर, आपने बहुत मुनासिब बात की थी कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि इसको कम से कम कंट्रोल करें, इसको लिमिट करें, लेकिन ये कि और फर्दर क्या आप लोग क्या कर सकते हैं इस सिलसिले? देखिए, मैं आपको बताऊं, एज एन बिजनेसमैन मैं चाहता ही नहीं कैश ट्रांजैक्शन करूं, ऑनेस्टली, अनटिल अनलेस मेरे पास कोई करप्शन का पैसा है। मुझे तो आप रास्ता दिखा दें, स्टेट रास्ता दिखा दें कि भाई जितने की ट्रांजैक्शन हो रही है उतनी रिपोर्ट करो, आपसे ये आप फुलफ़िल कर दो। हम, मुझे बताइए, किसी को, कामरान भाई आप सोचिए, शौक़ है कि वो गाड़ियों में भर के पैसे ले जाए? डू वी वांट दैट? नहीं, हम लोग कोई क्रिमिनल्स थोड़ी हैं। हमें तो सिस्टम चाहिए। हम सिस्टम ये कहते हैं कि आप अगर DC वैल्यू 10 करोड़ की है और मेरी ट्रांजैक्शन 40 करोड़ रुपए की हो रही है, मुझे 30 करोड़ रुपए पे 1-2% टैक्स ले लो, मुझे एक बार अलाउ तो करो मेरे काम करने का। ये पैसा, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम में आने दें। आप तो ये कहते हैं कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, ये खरीदेगा तो 40% देगा।
एक बार ख़रीद लेने दें, उसको नोटिस भेज दें कि भाई मुबारक आपने प्रॉपर्टी की है, इन्वेस्टमेंट की है, आप एनटीएन शो करें, नहीं तो नहीं 15 दिन में एनटीएन नहीं, वरना ऑटोमेटिकली हम दे देते हैं। थोड़ी सी ये भी तो अपना काम करें ना। ये तो लोगों को हाईवे पे चढ़ने नहीं देते, बोलते कच्चे के रास्ते से निकल जाओ। ये कच्चे के रास्ते के हम सब आदी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमें हाईवे पे जाने दें, टोल टैक्स जो लगता है वो ले लें, और टोल टैक्स भी उतना लें जितना दुनिया में लिया जा रहा है। सर बेनिफिट्स बताएं ना कि ये जो अमाउंट है जो कि कैश में जा रहा है, कैश में रिपोर्ट ही नहीं हो रहा, अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाता है, अगर ये मेन स्ट्रीम में आ जाता है, तो इससे इकॉनमी को क्या फ़ायदा? ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जाता है तो। देखें कामरान भाई, आपने बताया 11.5 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो करेंसी है, और बाकी तकरीबन 32,000 अरब बैंक में है, और ये टोटल मिला के जो मनी सप्लाई जिसको कहते हैं वो कोई 44 अरब 44,000 बिलियन है। इंडिया और बांग्लादेश को हम देख लें तो वहाँ का जो करेंसी हमारा 26% बनता है, मतलब 100 रुपये में से 74 रुपये हम बैंक में रखते हैं और 26 रुपये हम जेब में रखते हैं। तो उस 26 रुपये में जेब में रखने के लिए बहुत सारे रीज़न है ना, मुझे खाना भी खाना है, मुझे क्रिप्टो में भी जाना है, मुझे गोल्ड भी लेना है, मुझे चीज़ें ट्रैवलिंग भी करनी है, और मुझे प्रॉपर्टी भी लेनी है। तो मेरे ख्याल में ये अज्यूम करना कि सारा प्रॉपर्टी में जा रहा है गलत है। ये अज्यूम करना कि करेंसी इन सर्कुलेशन आ रहा है वो भी गलत है। ये आधा हो सकता है, मतलब 6,000 अरब रुपया ये अगर हम इंडिया बांग्लादेश को एवरेज ले तो वो आ सकता है। तो आज बैंक्स जो हैं उन्होंने 8,000 10,000 अरब रुपए लैंड किया हुआ है, मतलब बैंकों का लैंडिंग पावर दुगना हो जाएगा। जब दुगना हो जाएगा तो फिर उससे टेक्सटाइल मिल है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, और सारी चीज़ें उनको फिर मैसिव फ़ायदा है ना इकोनॉमी को। बिल्कुल ये, और इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक सिर्फ प्रॉपर्टी तो एक बहुत बड़ा मसला है, ये होलिस्टिकली एक मसला है। आज की तारीख में कामरान भाई लिटरेसी का ये आलम है कि आप बैंक में जाएं, वो करंट अकाउंट आपका खुलता है, वो डीमोटिवेट। तो मेरे ख्याल में सरकार को थोड़ा सा ओवरऑल होलिस्टिकली देखना चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी एरियाज़ हैं जिससे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट को ही है डायरेक्टली, क्योंकि सबसे बड़ा आज बैंकों से बोरोवर भी हुकूमत पाकिस्तान है। क्या पोजीशन है ओवरऑल ट्रेड की, रियल एस्टेट की असद भाई, कि आजकल फिर एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात ओवरऑल पिछले 1-2 साल के अंदर बेहतर है, लिक्विडिटी जो है वो हमें बाज़ार में घूमती नज़र आ रही है, बैरून मुल्क के हालात ऐसे ख़राब हुए हैं, पाकिस्तानी पैसे भी वापस ला रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल आ रही। पहला स्टेशन ये आता है लोगों के पास कि वो रियल एस्टेट के पास जाएँ, फिर बहुत सारी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमारे सिस्टम अलाउ ही नहीं करता कि वो पैसे बाहर से भी ला रहा है तो उसको वो डिक्लेयर कर दे, जिस तरीके से भी कर ले। तो मगर फिर भी रियल एस्टेट में उस तरह की हमने कुछ इलाकों में डेफिनेटली, कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे ये 10 का 50 को मिल रहा है और ये सारी चीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी उस तरह की हम एनर्जी नहीं देख रहे, उस तरह की वाइब्रेंसी नहीं देख रहे जो इस लिक्विडिटी का तकाजा है। देखिए 2-3 साल में ना कामरान भाई, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस इंडस्ट्री को ओवर टैक्स्ड एंड ओवर डॉक्यूमेंटेड कर दिया था। 7E, 100D, 7F, 236C, 236K, 236K3, आप इतने हर साल टैक्स इंट्रोड्यूस किए कि हमें भी याद नहीं है। अब पिछले साल से थोड़ा सा ईज़ आउट करना शुरू किया। देखें 7E ख़त्म हो गया, FED ख़त्म कर दिया, FED भी लगा दिया था, FED ख़त्म कर दिया, 236K के रेट कम कर दिए, और दीगर और अब बजट में करना जा रहे हैं। देखें जब तक आप पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं बनाएंगे, रीजनली कम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे, और स्टेक होल्डर्स को मिला के नहीं बनाएंगे, वो नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सर अब जो इन्वेस्टमेंट है ना, इट इज़ नॉट इन करोड्स, इट इज़ इन बिलियंस। एक प्लॉट भी आप लेते हैं तो 2-4 बिलियन रुपए का है। तो पॉलिसी तो पता हो कि क्या हम अगले 10 साल किस तरह चलना है। हमने पैसे इमरान खान के दौर में पब्लिक ने लगा दिए कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, आधे प्रोजेक्ट रुक गए क्योंकि गवर्नमेंट गई, सारी पॉलिसी उनकी टॉप प्रायोरिटी थी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन, नई हुकूमत की उस वक्त प्रायोरिटी नहीं थी, आधे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। तो लोग पीपल लर्न थ्रू, आई मीन इस अपनी उससे। एक और भी इकोनॉमी का हमारा इशू है ना, इससे वो नहीं है कि ये जो लोगों की इन्वेस्टमेंट रही है रियल एस्टेट में, बिल्डिंग्स में, ये तमाम चीज़ों में, दैट ऑल्सो रन इन टू सेवरल 100 बिलियन, मे बी डजन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो स्टक है, बिल्कुल फंसा हुआ है पाकिस्तानियों का पैसा। नहीं, ये तो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है इन्वेस्टर का, उसका रीज़न यही है कि आपका जो सबसे बड़ा पैसा पाकिस्तान में, स्टॉक मार्केट तो कुछ नहीं है आज से
5 साल 8 साल पहले जो कराची का बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आया था, उसकी वैल्यू हम अंदाज़ा लगा रहे थे स्टॉक मार्केट से ज़्यादा थी, सिर्फ एक प्रोजेक्ट की। तो अगर आप सर्वे करें 100 लोगों की इन्वेस्टमेंट का, तो मेजॉरिटी की इन्वेस्टमेंट है ही रियल इस्टेट में। तो जब रियल इस्टेट चलती है तो एक कहते हैं ना खुशी की लहर दौड़ जाती है। स्टॉक मार्केट बैंक तो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में इनकी बात बिल्कुल सही है, हमें एडहॉकिज़म नहीं करना चाहिए। 3-4 साल पहले जो उल्टे सीधे हमने इक़दाम किए फिर भूल गए। एक कंसिस्टेंटली इसमें रिव्यूज़ होने चाहिए, जिसमें जो रीवैल्यूएशन है वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, टैक्सेशन है, पॉलिसीज़ है, उसको भी रीविज़िट हर साल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में एक पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए, जो गेन टैक्स है जो उन्होंने कहा, वो भी बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, वो भी कम से कम 5 साल 10 साल के लिए इसको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। कोई उम्मीद है अब, क्योंकि बजट आ रहा है, इसमें कोई हुकूमत की जेब से तो कुछ नहीं खर्च होना है, तो कुछ लग रहा है कि कोई जो हमने जिन मौज़ूआत पे बात की है कि उसमें कोई गवर्नमेंट में रीथिंकिंग हो रही हो? जी, प्राइम मिनिस्टर ने हमें वादा किया है कि वी हैव ऑलरेडी मेड आवर प्लान्स, और अब हम उसको IMF के थ्रू कर रहे हैं और हम करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा होगा। मैं कामरान खान साहब ये भी ऐड करूं, जैसे आपने कहा ना, कहीं पर 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है ऑफिशियल और प्लॉट 50 करोड़ रुपए का, कहीं पर ये भी है कि 25 करोड़ की वैल्यूएशन है और प्लॉट 15 करोड़ रुपए का। स्कीम 33 के बहुत सारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं और दूसरी जगह भी है। सो मतलब ये जब तक तो इसका मतलब ये कि ना इस दीवार के इस तरफ एक प्रूडेंट मैनेजमेंट है, न दीवार के उस तरफ ऐसे ही है। ये तो और साबित कर रही है कि ये क्योस है, एडहॉकिज्म है। मतलब 25 की चीज को जो है वो आपने 5 किया हुआ है और कहीं 5 की चीज को 20 किया हुआ है। जी। तो इसके लिए जो हमारी दुनिया में कैसे होता है सर, कोई फिक्स वो नहीं है, मिनिमम रेट्स नहीं है। दुनिया में कौमें सच बोलने की आदी हैं, सच डिक्लेरेशन की आदी हैं। वहाँ की जो FBI या रेवेन्यू अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करने की, यहाँ तो जो डिक्लेयर करता है उसको बुला लेते हैं, चलो भाई लाइन हाजिर हो जाओ। तो देखिए, ये हमें माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सिर्फ कारोबारी लोग चोर हैं। जी। ये जो दफ्तर के उस तरफ बैठे हैं टेबल के, ये भी ट्रीट यूँ ही करते हैं लोगों को कि जो डिक्लेयर करता है उसी को बुलाते हैं और जो डिक्लेयर नहीं करे उसको कोई पूछता ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।